रिवीजन के बारे में तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते हो तो फिर चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब मेन एग्ज़ाम आएगा तब आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेंगी तो मेन एग्ज़ाम में करोगे क्या? फिर वो सब्जेक्ट चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। और इसका अक्सर स्टूडेंट को भी पता होता है, जब वो भूलने लगता है चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली उसकी पढ़ाई के अंदर एक लैग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बर्डन दिखाई देता है रिवीजन का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर को अगर आपको क्विक रिवाइज करना है, जैसे कि आप इस वीडियो का जो टाइटल है वो देख सकते हो कि 2 मिनट में ट्रांसफॉर्मर का कैसे क्विक रिवीजन करें, तो 2 मिनट तो नहीं, हम 2 से 5 मिनट आप मान के चलो कि उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इवन अगर हम मैग्नेटिक सर्किट्स को भी इंक्लूड कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये चीज आपको याद ही रहेगी, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये जो माइनस का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंजेस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि जो रिजल्ट है वो अपने कोस का अपोज करेगा। लैम्डा क्या है? फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज कितना होता है? एन फाई। तो यहां पर आप इसको माइनस का एन डी लैम्डा बाई डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फेराडे का ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। फ्लक्स किसके बराबर होता है? एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। एम एफ कितना होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय टर्न। तो करंट कौन सा होता है? करंट इसमें वो करंट होगा जो फ्लक्स बनाएगा, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। रिलक्टेंस का फॉर्मूला कितना? एल बाई म्यू ए। फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ना केवल ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इवन मशीन्स में हम फ्लक्स हमेशा हम कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो सैचुरेट ना हो उसके लिए जब इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट तब रहता है जब हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो फिक्स रखें। तो अब बताओ, आप इसको कांस्टेंट कर दो, इसको आप कांस्टेंट कर दो, इसको अगर आप कांस्टेंट करोगे तो जो एमएमएफ है ये प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? रिलक्टेंस के। इसका मतलब ये है कि अगर टर्न भी अगर हम फिक्स कर दें, इसका मतलब अगर हमारे कोर का रिलक्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें B इज इक्वल टू म्यू एच, ये भी आप पढ़ते हो। ठीक है, ये कब रिलेशन ट्रू होता है? अनसैचुरेटेड के लिए। सैचुरेट होने के बाद में तो ये भी नहीं होगा। तो यहां से B क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाई बाय ए। तो इसको बोल सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, आर टेस्ला इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एन आई बाय एल, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि B प्रोपोर्शनल टू फाई होता है और H प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्योंकि ये टर्न और जो मीन लेंथ ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल टू फाई, H प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, इन बातों का ध्यान होना चाहिए। फिर जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको पता है कि वो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा, पावर को ट्रांसफॉर्म करेगा सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो वहां से ये रेशियो हमें देखने को मिलते हैं। ये रेशियो ट्रू होते हैं किसके लिए? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। E1 बाई E2 डिवाइड इक्वल टू V1 बाई V2, N1 बाई N2, I2 बाई I1 इक्वल टू A। तो ये A क्या हो गया? हमारा टर्न रेशियो, सिंपल है। उसके बाद में कंफ्यूजन आ जाता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब कि कितनी वोल्टेज आपने ट्रांसफॉर्म करी। जब प्राइमरी साइड दी, जहां पे सोर्स कनेक्ट करोगे वहां पे दोगे, तो करोगे कितना ट्रांसफॉर्म? तो V2 कितना? प्राइमरी का कितना टाइम्स? K टाइम्स। तो वो K कितना है? K कितना हो जाएगा? V2 बाय V1। यही K क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज रिलेटेड विद द वोल्टेज, टर्न रेशियो इज रिलेटेड विद द टर्न्स। टर्न का रेशियो होता है। हाँ, अब आप रिलेट कर सकते हो, V2 बाय V1 को आप N2 बाय N1 भी लिख सकते हो और इसको 1 बाय A भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब टर्न रेशियो उल्टा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, तो ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएं, ट्रांसफॉर्मर के दोनों साइड जो EMF इंड्यूस होगा यहां पर, दिस इज E1 प्लस माइनस E2। ये जो EMF इंड्यूस होगा उसकी RMS वैल्यू जो इधर आएगी, उसकी RMS वैल्यू कितनी होगी? 4.44 F phi m N1 और दूसरे साइड 4.44 F phi m N2। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो दोनों में ही है। तो इसीलिए सारा गेम टर्न का होता है। जहां पे टर्न ज्यादा होंगे, यहां पे टर्न सेकेंडरी साइड ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसको आप सही कर दो। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है
अगर सेकेंडरी साइड के टर्न ज्यादा है, प्राइमरी के कम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। और अगर प्राइमरी के ज्यादा है, सेकेंडरी के कम है, तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन बताओ किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वोल्टेज से, करंट से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड वोल्टेज से होता है। इसके बाद एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बीच में एक अंतर आपको समझना होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में इधर R1 R2 होता है, तो वो जीरो हो गया, R1 जीरो, R2 जीरो, X1 जीरो, X2 जीरो, नो लोड करंट जीरो। नो लोड करंट कितनी होगी? जीरो होगी। तो यहां पर लॉसेस की अगर मैं बात करूं, तो जब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है तो लॉसेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। कोई भी लॉस यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारा कोर होगी, कोर का रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा? कोर का रेसिस्टेंस यहां पे ध्यान देना है, जो कोर का रेसिस्टेंस, अंदर जो कोर होती है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कोर की कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो कंडक्टिव प्रॉपर्टी किसकी नहीं होती? इंसुलेटर की नहीं होती। दैट्स व्हाई इट्स रेसिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोर में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? जीरो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट बताओ कितना जाएगा? मैग्नेटाइजिंग करंट वो भी ना के बराबर होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट भी। तो नो लोड करंट भी ना के बराबर। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का जो सिर्फ इतना सा पार्ट, यही आइडियल है। ठीक है, इसके बाद में हम पैरामीटर को रेफर करना सीखते हैं। पैरामीटर की रेफरिंग में बस हमें इतना पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस को रेफर करते टाइम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, रिएक्टेंस को रेफर करते टाइम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इंपीडेंस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, वोल्टेज और करंट में ए से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। अब इसमें रटना नहीं होता कि भाई उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है, उधर जाएंगे तो डिवाइड होता है, इसे रटना नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से वोल्टेज रेटिंग दे रखी है और कहां से कहां हम रेफर कर रहे हैं। इसका तरीका मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाता है। ये सिर्फ एक रिवीजन का तरीका है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भूलोगे ना। आगे बढ़े तो लॉसेज में देखो, एक हो गया हमारा कॉपर लॉस, ये हो गया हमारा कॉपर लॉस, और एक हो गया हमारा कोर लॉस। कॉपर लॉस में दो तरीके से लॉस होगा। एक होगा रेटेड करंट पे फुल लोड कॉपर लॉस, वो कितना होगा? फुल लोड करंट का स्क्वायर टोटल आर इक्विवेलेंट। फिर कॉपर लॉस एट एनी लोड, उसको लिखते हैं पीसीयू एक्स से, तो वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर आई एफ एल स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। और ये क्या है? ये पीसीयू एफ एल ही तो है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। जहां पे एक्स क्या है? एक्स क्या है? करंट एट एनी लोड डिवाइड बाय रेटेड करंट या फुल लोड करंट, करंट एट एनी लोड। समझे? कोर लॉस में एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है? बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, थिकनेस है, वॉल्यूम ऑफ द कोर, ये आ जाएगा। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सारा पार्ट कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर हो गया, और हिस्टेरिसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जनरली ऐसा तभी होगा जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और फ्लक्स कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, वो रेयर केस है, जनरली क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं। आगे अगर हम पढ़े तो टेस्ट आता है। टेस्ट में पोलैरिटी टेस्ट है या डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट है, वो इतने काम का नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट, बस ये याद रखो कि ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसी भी करंट पर हो सकता है, वो रेटेड भी हो सकती है, और वो करंट किसी भी लोड पर हो सकता है, वो हाफ हो सकता है, वो फुल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड पर ही होगा, ठीक है। किस साइड होगा? ये लो वोल्टेज साइड होगा, क्योंकि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज कम होगा तो कम रेटिंग का इक्विपमेंट लगाना होगा। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड का करंट कम होता है तो कम रेटिंग का अमीटर लगाना पड़ता है, ठीक है। एक चीज बस ये याद रखना कि कभी भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे नहीं होता, ये होता है एट रिड्यूस्ड वोल्टेज।
ठीक है, हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस तरीके से चीज़ों को कवर कर लेना, एक जगह पर एक पेज लेकर इस तरीके से बना लेना, और इस तरह का जो भी नोट्स आप बनाते हो उसका रिवीजन आप फ्रिक्वेंट करते रहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी रखिए कि एक वीक में रिवीजन कर लीजिए या अल्टरनेट डेज या वीक में 2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को याद रख पाते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास ये होगा ना, आपको काम बहुत आएगा जब आप मेन एग्जाम में जाओगे, जब आप आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में जाओगे, जब आप एसएससी जेई का प्री देने वाले हो, मेंस देने वाले हो, तब आपको ये सारी जितनी भी मेहनत करी हुई है ये काम जरूर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पर यूनिट सिस्टम देखें तो पर यूनिट सिस्टम में एक्चुअल बाय बेस, ये फॉर्मूला बस याद रखो, ZPU इज इक्वल टू Z एक्चुअल वोल्ट एम्पियर रेटेड बाय V रेटेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे Z की जगह पर R हो सकता है, X हो सकता है, Z भी हो सकता है, Z तो ले ही लिया है, और एक्चुअल वैल्यू R की होगी। अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R होगा, यहाँ पे X है तो यहाँ पे X होगा, यहाँ पे Z है तो यहाँ पे Z होगा। अब ये बनते कैसे हैं, ये सब हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कंप्लीट किया है। इसके बाद में एक चीज याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर में अगर आप पर यूनिट इंपेडेंस निकालते हो पैरामीटर को रेफर करके किसी भी पर्टिकुलर साइड, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, तो बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, वो रेसिस्टेंस, वो इंपेडेंस भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, वो R भी हो सकता है, वो X भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पर यूनिट नहीं है तो बराबर नहीं आएगी। वो बराबर आने का केवल एक ही चांस हो सकता है जब आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर हो, अदरवाइज वो वैल्यू अलग अलग आएगी। एक चीज और याद रख लेना कि भाई पर यूनिट वैल्यू फुल लोड कॉपर लॉस की पर यूनिट वैल्यू R इक्विवेलेंट PU के बराबर होती है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही तो चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने कंप्लीट किया और ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये सब चीज़ें दिमाग से फिर हमारे निकल जाती हैं। एफिशिएंसी में ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। एफिशिएंसी, दिस इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो आउटपुट प्लस लॉसेज हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो परसेंट में आ जाएगा। एफिशिएंसी जब मैक्सिमम निकालनी होती है तो दोनों लॉस बराबर होते हैं। कौन से? वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस। तो वेरिएबल को बराबर होना पड़ता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसके बराबर होना होता है। और ये कितना होता है? एक्स स्क्वायर PCUFL इज इक्वल टू PI। तो यहां से x कितना आता है? रूट ओवर PI बाय PCUFL। तो ये क्या है? ये वो फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है जहां पर आपको ईटा मैक्स मिलता है। आगे अगर हम बढ़े तो वोल्टेज रेगुलेशन है। दो तरह का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, एक अप होता है, एक डाउन होता है। और यहां पे जो वोल्टेज रेगुलेशन यूज करते हैं वो डाउन वोल्टेज रेगुलेशन यूज करते हैं। नो लोड पर वोल्टेज कितनी है, लोड लगाने पर वोल्टेज कितनी है, डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज। अब यहां पे नो वोल्टेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का रेटेड वोल्टेज हमेशा नो लोड पर होता है, ठीक है, नो लोड पे स्पेसिफाइड होता है। और ये कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन है? ये एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन है। फिर एक ये वाला फॉर्मूला आता है, एक्स आर इक्विवेलेंट PU cos फाई प्लस माइनस एक्स इक्विवेलेंट PU sin फाई मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें प्लस बताओ किसके लिए आएगा अगर लोड हमारा लैगिंग हो, माइनस किसके लिए आएगा लीडिंग हो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा तो आपको परसेंट में मिलेगा। लेकिन अगर इस 100 को आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो पर यूनिट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो परसेंट में आती है। तो यहां पे हो जाएगा परसेंट आर इक्विवेलेंट और यहां पे हो जाएगा परसेंट एक्स इक्विवेलेंट। कई बार क्वेश्चन में पर यूनिट ना देके सीधा परसेंट देता है, तो आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही उस परसेंट को पर यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। सीधा वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी ना गिवन हो तो x की वैल्यू 1 लेना बाय डिफॉल्ट। ये चीज याद रखना कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ बोल नहीं रखा हो तो बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू कितनी ले सकते हो, x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी ले सकते हो? 1 ले सकते हो, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पहली एक बात याद रखनी है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो है वो लो बाय हाई रखना, क्योंकि हमें उसको लेस देन 1 रखना होता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी प्राइमरी लो वोल्टेज LV और HV साइड का पावर सेम ही होगा। लेकिन यहां पे जो टोटल वोल्ट एम्पियर है वो दो तरीके से होता है, एक कंडक्टेड होता है, एक इंडक्टेड होता है। कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर में बस इतना याद रखना है, A ऑटो मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्ट एम्पियर। इंडक्टेड में 1 माइनस A ऑटो टोटल वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो दो तरीके से पावर जाती है, ये जाती है सीधी तार से, जो डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है,
क्योंकि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होता, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए वो ऐसे डायरेक्ट जो जाएगी वो तो ए ऑटो टाइम्स जाएगी। तो इसका मतलब अगर ए ऑटो को मैं लगभग 1 के आसपास रखूंगा तो कंडक्टेड ज्यादा होगी, इंडक्टेड कम होगी, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे रखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं इस फॉर्मूले को कि ये यूज करो, एक्चुअल क्लास में हम एक अलग मेथड यूज करते हैं, मेन जो एक्चुअल मेथड है उसको यूज करते हैं, बट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कितना कॉपर सेव हुआ है, तो ए ऑटो टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो परसेंट में वैल्यू आएगी। अगर सपोज ए ऑटो 0.909 है ना, 0.909, तो इसका मतलब कॉपर सेविंग कितना हुआ, 90.9% हुआ, इतना कॉपर सेविंग हो गया। लेकिन यहां पे दोनों का रेटिंग सेम होना चाहिए, 2 वाइंडिंग का और ऑटो का। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो लास्ट टॉपिक ये पैरेलल ऑपरेशन है। 3 फेज मैंने एक बार नहीं इंक्लूड किया क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये सब आपको देखना है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में ये सारी कंडीशंस कौन सी हैं, रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दैट मींस दीज आर मस्ट कंडीशंस। ये मस्ट हैं या एसेंशियल बोलो, या एसेंशियल बोलो, या आप नेसेसरी बोलो, या आप नेसेसरी बोलो। ठीक है, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। ये तो है अगर सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, दोनों में ये लागू होगी। लेकिन अगर 3 फेज हो तो फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वेक्टर ग्रुप सेम होना चाहिए। और अगर ये सारी तो फुलफिल हैं, तो अगर ये 2 कंडीशंस और फुलफिल होती हैं तो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर लीकेज इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग है तो इस बात से एक चीज की और एश्योरिटी हो जाएगी कि भाई जो जितना रेटिंग का होगा वो उतना ज़्यादा लोड शेयर करेगा, जो कम रेटिंग का होगा वो कम लोड शेयर करेगा। और अगर x/r रेशियो सेम होगा तो दोनों ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में होंगे उनके पावर फैक्टर सेम होंगे, दे विल ऑपरेट एट सेम पावर फैक्टर। ठीक है, अगर इनके रेशियो सेम हो, x और r की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। भाई ये 200 है, ये 10 है, वो 400 है, वो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर का r 20 है, तो रेशियो बस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी अपने ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया। ठीक है 10 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आपने देखा कि इस तरीके से अगर आप मेन पॉइंट्स को कवर करके एक अलग से पेपर के ऊपर शॉर्ट नोट्स बना लो तो कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक हेल्प मिला होगा, एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से जो रिवीजन है उसको आप प्लान कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे बात सिर्फ ट्रांसफार्मर की नहीं हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ फ्लैट 50% का ऑफर फिर से आ चुका है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उन दोनों के लिए दोनों सब्सक्रिप्शन का प्राइस कंबाइन कर दिया गया है 7398। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई 6 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का अगर प्लान कर रहे हो तो उसका अमाउंट, और अगर आप 12 मंथ का प्लान कर रहे हो तो उसका कंबाइन अमाउंट। यहाँ पर आप देखो कि इतने में पूरा आपको 6 मंथ के लिए दोनों कैटेगरी का एक्सेस मिलता है, आरआरबी जेई और एसएससी जेई। लेकिन याद रखना कोड यूज कर लेना टेस्ला 10। ठीक है, राजधानी बैच के अंदर हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि CBT 2 का प्रिपरेशन भी अभी से प्लान करना होगा। हम ऐसे नहीं प्लान कर सकते कि भाई CBT 1 हमारा आरआरबी जेई का निकल जाए देन वी विल स्टार्ट CBT 2, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इतना आसान नहीं होता। और तो जो हमारा एसएससी का बैच है उसमें आप देख सकते हो कि 2025 का जो है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और करंट अफेयर, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये स्टार्ट होंगे, हुआ नहीं है, ये 11 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना हो तो वो 11 अक्टूबर से ये बैच सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन का जो परचेज करते हैं उनको जो फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारे फीचर्स रहते ही हैं, रेज एंड फीचर, क्लास में पोल्स, ये सारे फीचर्स रहते ही हैं। और साथ ही साथ आपके लिए आरआरबी जेई CBT 1 के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 बजे, सुबह 9 बजे ये टेस्ट होगा, तो इस टेस्ट को आप जरूर देना। एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर
आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ला 10 कोड यूज़ कर लेना, इस कोड को यूज़ कर लेना टू गेट 10+ सब्सक्रिप्शन। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।